हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डाउटनेट पर। आप लोग पिछले कुछ समय से लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डाउटनेट के इस चैनल पर सीबीएसई 11 12 पर जुड़े हुए हैं, जहां पर हम लोग आप सभी को 11th और 12th सीबीएसई के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितने भी चैप्टर्स हैं, उनको फटाफट कवर करने में लगे हुए हैं। हमें पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों की एग्जाम फरवरी और मार्च के अंदर है, और हमने ये ठाना है कि फरवरी और मार्च तक फटाफट क्विक रिवीजन के रूप में आपको सारी चीजें करा दी जाए जो आपको परेशान करती है और जहां आपको ज्यादा दिक्कतें आती है। और इसीलिए हम लोग लगातार मिलते हैं। आज भी हम लोग मिले हैं, पिछली क्लास में भी हम लोग मिले थे, और बात हम लोग इंटीग्रल्स की ही कर रहे हैं। अगली क्लास में मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा जिससे मेंटिक क्विज कहा जाएगा, और इंटीग्रल्स में मेंटिक क्विज बहुत सही है, इसका बात ध्यान रखना। तो अगली क्लास मिस मत करना इसी यूट्यूब पर अभी मैं आप लोगों से कुछ और बातें करना चाहता हूँ। बातें ऐसी है कि अगर आप किसी भी बोर्ड के हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड के हैं, चाहे आप राजस्थान बोर्ड के हैं, आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई के हो सकते हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, जो भी बोर्ड हो, एग्जाम लगभग पास खड़ी है। अगर एक बच्चे की बोर्ड 15 फरवरी से शुरू होती है तो एक की 1 मार्च से शुरू हो सकती है, एक की 15 मार्च से शुरू हो सकती है। हम उस घड़ी पर पहुंच चुके हैं जहां हमने 12 साल लगातार मेहनत की, इसलिए कि हमारी 12वीं का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। जब हम बचपन में छोटे थे, आप याद कीजिए, जब घर वाले आपको बोलते थे कि उसके 12वीं में इतने नंबर आए, उसके 10वीं में इतने नंबर आए, तो एक लगता था कि 10वीं और 12वीं का क्रेज इतना क्यों है। वाई डू वी नीड 11th and 10th और 12th क्लास, or why do we have such much importance in our life for these two classes? The most important answer is they reflect your future. ये बताते हैं कि आपका भविष्य कैसा होगा। 7वीं क्लास का 8वीं क्लास का रिजल्ट ये नहीं बताता कि आपका भविष्य कैसा होगा, लेकिन अकेडमिकली अगर आप अकेडमिक पे बहुत कुछ करना चाहते हैं तो 10वीं और 12वीं क्लास का रिजल्ट जो है वो बहुत कुछ आपके बारे में बता देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो जेई की तैयारी नहीं करते, जो नीट की तैयारी नहीं करते, वो 12वीं के बाद अपने कॉलेज के लिए 12वीं के रिजल्ट पर ही डिपेंड होते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी इंडिया की मानी जाती है, उसके जितने भी कॉलेजेस हैं सब 12वीं बोर्ड के आधार पर आपको एंट्री देते हैं। और हर बच्चा चाहता है कि वो दिल्ली में जाकर पढ़े, तो 12वीं में अच्छे नंबर आना चाहिए। इवन अगर आपके शहर के पास एक बहुत अच्छा कॉलेज है और उसमें सब बच्चे जाना चाहते हैं, तो यकीनन इस बात को भी मानिए कि वहां पर भी परसेंटेज का बहुत बड़ा खेल होगा। हमारे इंदौर में भी एक कॉलेज है जहां पर सब लोग जाना चाहते हैं, डीएवीवी जिसको बोला जाता है, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। वहां पर भी सब लोग जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन हो पाता है क्योंकि सब लोगों के नंबर अच्छे नहीं आते। फिर वो दूसरे शहर में किसी कॉलेज में ले लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में कहीं बातचीत हो जाती है, काम हो जाता है, पर जो हमें चाहिए ना वो नहीं मिल पाता, और इस बात की टीस रह जाती है। मुझे भी कभी कभी लगता है कि काश मैं उस कॉलेज से पढ़ा होता या उस कॉलेज से पढ़ा होता तो आज मैं शायद और अच्छा होता है, और अच्छी जगह या और अच्छी तरीके से अपनी बातें रख पाता, पर शायद हमेशा ऐसा नहीं होता। और ये जो बातें हैं काश करने वाली, काश के पहले जो थोड़ा सा समय लगता है वो 12वीं क्लास है। तो अगर उस काश को नहीं उस काश शब्द का उपयोग नहीं करना है तो 12वीं क्लास को बहुत अच्छे से करना है। वो 12वीं क्लास का इंपॉर्टेंस जीवन में होता है, मतलब अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि 12वीं का इंपॉर्टेंस नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गलत है। आप यकीन मानिए, जिस भी परीक्षा देने आप जाएंगे, चाहे आप 12वीं के बाद देने जाएं, चाहे आप और उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम देने जाए, आपसे 12वीं का परसेंटेज मांगा जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप किस साल में 12वीं पास किए थे और उसके बाद आपका परसेंटेज क्या था। तो इसीलिए हमें 12वीं के रिजल्ट को बहुत अच्छा बनाना है। और एक छोटा सा शेर है कि जश्न पुरजोर है मंजिल पास आने पर, थकान उदास खड़ी है मगर सिरहाने पर। तो थोड़ी सी थकान भी है, हम उदास भी हैं, और जश्न भी है कि कहीं ना कहीं 12वीं खत्म हो जाएगी, घर से बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए। अभी तक घर के पास ही पढ़ रहे थे, अभी कॉलेज ढंग का मिलेगा, नए नए लोग मिलेंगे, नए नए दोस्त मिलेंगे, पुराने दोस्त छूटेंगे, लेकिन चीजें चलती रहेगी। और इसी चलने में एक चैप्टर और चल रहा है जिसका नाम है इंटीग्रल्स। अब काफी समय से पढ़ रहे हैं और इसमें समस्याएं हैं, सबको है। जब मैं पढ़ता था मुझे भी समस्याएं आती थी। तो यार बेसिकली जब हम लोग पढ़ते थे ना, तो हमारे जो सर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, उन्होंने एक फंडा क्लियर रखा था, मतलब जब से उन्होंने पढ़ाना शुरू किया था, दैट आई शुड मेक द कॉन्सेप्ट क्लियर। मुझे 1000 सवाल नहीं कराने,
मुझे 500 सवाल नहीं कराने, मुझे 10 सवाल कराने हैं, लेकिन 10 सवाल के अंदर बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। सो उसी तरह के नोट पर हम ये जो क्लासेस हैं या इन क्लासेस में मेरी कोशिश है कि आपको मैं 2, 3, 4, 5 सवाल कराऊं, चाहे इस समय में जितने हो पाए हमसे उतने कराऊं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। फिर आप डेफिनेट इंटीग्रल के, चूंकि आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं, तो इसके जितने क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज की कहानी शुरुआत करते हैं। उसके पहले एक छोटा सा काम कर दो, वो जो लाइक वाला बटन है, अगर लेक्चर पसंद आए तो दबा देना। अगर अच्छा लग रहा हो अपने दोस्तों को बताना है कि यार तुम भी देख लो, अच्छे से चल रही है, क्या मतलब इधर उधर जाने से, तो शेयर कर देना। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो, अगली क्लास देखनी हो, कल मेंटी क्विज करना हो, तो सब्सक्राइब कर दो। ये 3 चीजें तो कर ही दो, पैसे तो लगते नहीं है इनमें और ना ही समय जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी में शुरुआत होगी डेफिनेट इंटीग्रल्स की। डेफिनेट इंटीग्रल आपको पता है, इंटीग्रल्स के अंदर 2 तरह के इंटीग्रल होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट की कहानी आज हम शुरू करेंगे, इनडेफिनेट की सारी कहानी हम लोग समाप्त कर चुके हैं पिछले 3 लेक्चर्स में। कैसे खत्म होगा सर 3 लेक्चर में? आपको कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारे बता दिए, आपको दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, वो सिर्फ सवाल सॉल्व करने में होगी। ट्राई कीजिए, जितने सवाल आप कर सकते हो उतने सवाल की कोशिश कीजिए। एक ना एक दिन, अभी 1 महीने के अंदर अंदर आपको लगेगा कि हाँ, आपको वो सब आया जो बताया गया था। और टर्म 1 में मैंने ऐसा किया है, बच्चों को मजा आया है टर्म 1 में, तो टर्म 2 में भी मजा आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं यार। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। तो यार जैसे हमने पहले लेक्चर में कहानी की थी ना, कि मैं कहता हूं कि अगर मैं साइन एक्स का इंटीग्रल करता हूं तो वो आता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये सी क्या है? तो बेसिकली ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सी एक रियल नंबर में से कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, -2, -5, -√3, -पाई, -पाई/2, -e रेज़ टू पावर 10, कुछ भी हो सकता है। सो हाउ कैन वी फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सी? तो पहला जवाब कि क्यों निकालनी है। आपको बोले कि सी एक रियल नंबर है, तो हमने कहा ठीक है। फिर बोले कि इस रियल नंबर की वैल्यू क्यों निकालनी है, क्या रीजन है कि हम इसकी वैल्यू निकालें। तो चलिए एक छोटे से एग्जांपल के साथ वही शुरुआत करते हैं। मैंने कहा कि यार एक फंक्शन है माइनस कॉस एक्स प्लस 3, माइनस कॉस एक्स प्लस 4, माइनस कॉस एक्स प्लस 10। इन तीनों का डिफरेंशिएशन करने पर आपको साइन एक्स मिलता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको यहां पर 3, 4 या 5 मिलेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो इन सभी के लिए आपने सी जोड़ दिया। अब अगर आपको एग्जैक्टली यही वाला कर्व चाहिए तो क्या करोगे? आपको यहां 3 ही चाहिए, तो सर 3 उठा के रख दो, ऐसा तो हो जाएगा नहीं कि सी की जगह 3 रख दो। सो बेसिकली जब हमें सी पता नहीं होता तो हम ऐसे इंटीग्रल को इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, शुद्ध भाषाओं में। जैसे ये जो dx है ना, कहां से लेकर कहां तक, जैसे मैंने कहा था कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो डिफरेंशिएशन एक पॉइंट पर होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 3, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 5। इंटीग्रेशन पॉइंट पर नहीं होता, एक इंटरवल में होता है। अब ये इंटरवल कौन सा है? अगर ये इंटरवल नहीं पता है तो इंटीग्रेशन इनडेफिनेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये इंटरवल पता है तो इंटीग्रेशन बन जाएगा डेफिनेट। और ये डेफिनेट कब बन जाएगा? जब आपको इंटरवल पता होगा कि सर हम इस इंटरवल से और इस इंटरवल के बीच फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, ठीक है सर। तो अगर आपको ये पता हो कि इंटरवल कौन सा है तो उस केस को आप बोलेंगे कि हमने इसे बोला है कि डेफिनेट इंटीग्रल है। सर क्या बोला है कि जो इंटीग्रल है वो कौन सा है? डेफिनेट है। सो बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल के लिए क्या होगा? एक इंटरवल होगा जो गिवन होगा और उसी डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर आपको उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो जैसे यहां 2 चीजें होगी यार, अगर ऐसा लिखा है ना a से लेकर b एफ एक्स, अगर ये लिखा है कि एफ एक्स a से लेकर b है और मान लीजिए ये एफ एक्स है जिसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं, तो यहां 2 शब्दों का प्रयोग होता है जिनके बारे में आपको जानकारी बहुत जरूरी है। एक शब्द है लोअर लिमिट। क्या है? लोअर लिमिट। और एक है अपर लिमिट। अब ये कहां से आई? ये शब्दावली यहीं से आई। जब हम इंटरवल बनाकर लिखते हैं ना, इंटरवल्स मतलब रियल नंबर के टुकड़े, तो जब हम रियल नंबर के टुकड़े बनाकर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा मान लीजिए 5 to 6,
तो 5 छोटा नंबर है, 6 बड़ा नंबर है। तो हम उन सभी रियल नंबर्स के बारे में बात करेंगे जो 5 और 6 के बीच में है। तो 5 उसमें छोटा, सबसे छोटा नंबर, 6 सबसे बड़ा नंबर। तो इसी को कहा जाता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो इंटीग्रेशन में भी एक होगी लोअर लिमिट, एक होगी अपर लिमिट, डेफिनेट इंटीग्रल में। और उसके बाद कहानी कुछ ऐसी होगी कि मान लीजिए अगर किसी fx का, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी fx का इंटीग्रल अपन कर रहे थे, इनडेफिनेट इंटीग्रल, और वहां पर हमको gx मिल रहा था प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मिल रहा था। और अगर अब मैं a से लेकर b तक fx का इंटीग्रेशन करता हूं, ये हुआ डेफिनेट इंटीग्रल। c नहीं लिखना, इंटीग्रेशन निकाल लो कि fx का इंटीग्रेशन gx आता है, तो हमने gx निकाल लिया। मतलब a और b को अभी कोई इज्जत देनी नहीं है। हमने ये माना कि fx का इंटीग्रेशन करना था, gx कर दिया, c नहीं लिखा और यहाँ a और b लिख दिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप पहले gb की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस ga को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दैट मीन्स अपर लिमिट को x की जगह रख दो, माइनस लोअर लिमिट को x की जगह रख दो। एक छोटा सा सवाल करके देखते हैं। सवाल कुछ ऐसा है, दिखने में भयंकर दिख रहा है ना। अब देखो करना क्या है, हमें ना 1 और 2 को कोई इज्जत देनी नहीं है। हमने पहले तो ये माना कि ये i है, कहां से कहां तक, 1 से 2 नहीं पता, ये x dx है और यहां पर x प्लस 1 और x प्लस 2 है। क्या नीचे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। क्या ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए मैं दो चीजों के बारे में सोच सकता हूं। पहला, अगर क्वाड्रेटिक के टुकड़े नहीं हो रहे हो आसानी से, या ऐसे कुछ मेरी मर्जी हो, तो मैं लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक मान सकता हूं, जहां लीनियर को डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बीटा, अल्फा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बीटा मान सकता हूं। उससे छोटी मेथड भी एक है, कौन सी? पार्शियल फ्रैक्शन। वी विल गो विथ पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या होता था मैं बता देता हूं। ये जो इंटीग्रल है इसको सीधा सीधा सॉल्व करना हमें नहीं आता, तो हमने क्या किया, हमने यहां एक नई टेक्निक लगाई कि इसको तोड़ दिया जाए, और तोड़ने का नाम रखा फ्रैक्शन। और चूंकि हम पूरा नहीं तोड़ रहे हैं, आधा तोड़ रहे हैं, इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे याद कर लो यार, ये जो x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 साथ में x प्लस 2 है, इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 2। अब ये a और b कैसे निकालते हैं? सिंपल सा तरीका है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, और उस पर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर दो, जो कि अपन पार्शियल फ्रैक्शन वाले केस में देख चुके हैं। सिंपल सी सेकंड मेथड और भी है, वो क्या है? a की वैल्यू निकालने के लिए a आया x प्लस 1 की वजह से, x प्लस 1 इस पूरे टर्म के अंदर से हटा दो। क्या आया? a आया x प्लस 1 की वजह से, तो आपने इस पूरे टर्म के अंदर जो इधर वाला है ना, इसमें से x प्लस 1 को हटा दिया जाए। ठीक है, हमने कहा कि x प्लस 1 को हटाना है, हमने हटा दिया। अब उसके बाद ये सोचा कि x प्लस 1 a की वजह से है, तो x प्लस 1 को 0 रख दो, मतलब x को रख दो माइनस 1। तो जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1 रख दो, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस 2, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ a इज माइनस 1। b की वैल्यू भी वैसे ही निकालनी है। b किसकी वजह से आया? x प्लस 2 की वजह से, तो x प्लस 2 को 0 रख दो, तो x बराबर माइनस 2। x बराबर माइनस 2 कहां रखना पड़ेगा? यहां और यहां, x प्लस 2 की जगह नहीं रखना है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1, दैट इज 2। तो a और b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, बिल्कुल आ चुकी। देखो करना क्या है, इतना हुआ। तो ये जो इंटीग्रल आई था ना, जो कि ऐसा था x dx x प्लस 1 एंड x प्लस 2, इसे ऐसा लिख दिया गया, a की जगह माइनस 1 x प्लस 1 प्लस 2 x प्लस 2। ये इंटीग्रल आप लोग सॉल्व कर चुके हो, मुझे पता है। i बराबर, इन्हें अलग अलग भी कर दो यार, माइनस डी एक्स एक्स प्लस 1 प्लस 2 डी एक्स एक्स प्लस 2।
अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहूं तो यह आएगा -ln x प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स ln x प्लस 2। बस यहां रुक जाना है, यहां कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाना है, आपने इंटीग्रेट कर दिया, खुश। अब क्या करना है, पूरे इंटीग्रल में 1 से 2 करना था तो यहां 1 लिख दिया, यहां 2 लिख दिया, सवाल डेफिनेट का बन चुका। यहां 1 लिख दिया, यहां 2 लिख दिया, सॉरी कहां 1, हाँ बेसिकली यहां 1 यहां 2, यहां 1 यहां 2, यहां 1 यहां 2 और यहां 1 यहां 2। अब ये तो बचा नहीं, तो एक बड़ा सा डब्बा लगाया और यहां 1 यहां 2। अब क्या करना है वो देखना ध्यान से, ये इंटीग्रल है आई। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो जवाब मिला है सब जगह 2 2 2 रख दो। तो देखो माइनस रखूंगा तो -ln 3 है ना, 2 + 1 प्लस 2 टाइम्स ln 4। उसके बाद लगाओ माइनस, एक बड़ा सा डब्बा, x की जगह अब 1 1 रख दो, इसको माइनस करना है तो कितना मिलेगा, -ln 2 प्लस 2 ln 3। ये डब्बा बंद और ये डब्बा भी बंद। x की जगह 1 रखा तो 3 आ गया यहां और यहां आ गया 2। अब इसको जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल कर लो। तो i बराबर -ln 3 प्लस, आपको पता ही है ऐसा हो जाएगा 4⁻², ऊपर चला गया, माइनस माइनस प्लस ln 2 माइनस ln 3⁻²। ये 2 ऊपर चला गया, माइनस साइन बाहर था इसने खोल दिया। ठीक है, ठीक है। तो i बराबर -ln 3 प्लस ln 16 प्लस ln 2 माइनस ln 9। अब यार यहां पता है एक छोटी सी बात है, आपको लॉग की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। अगर लॉग ऐसे लिखे है ना तो जो जो पॉजिटिव साइन के साथ है उन सभी का मल्टीप्लाई कर दो आर्ग्यूमेंट का, और जो नेगेटिव है उनका डिवाइड कर दो। अगर सबका बेस सेम है तो यार सबका बेस सेम है। अब बेस और आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का टॉपिक है फर्स्ट टर्म का, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लगा दिया ln, देखना क्या है, जो जो पॉजिटिव है उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, जो जो नेगेटिव वाले हैं उनको डिवाइड कर दो। तो ये हुआ ln 32 डिवाइडेड बाय 27। बस सर यही आंसर है। यहां कहीं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया नहीं आया। डेफिनेट में आंसर जो है वो एक रियल नंबर आएगा। हो सकता है वो किसी वेरिएबल के या किसी कांस्टेंट के टर्म में आ जाए, बट आंसर आपको ऐसा ही मिलेगा एंड दिस इज द फाइनल आंसर। तो अब एक बात बताओ मुझे, इनडेफिनेट से डेफिनेट पहुंचने में क्या लगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन। यहां तक तो इनडेफिनेट की कहानी चली रही थी, जैसे इंटीग्रेट करना है, खत्म, यहां पहुंच गए। आइए प्रॉपर्टीज के दर्शन कराता हूं। देखो यार, पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर आप x के रिस्पेक्ट में fx को इंटीग्रेट कर रहे हैं और अगर आप x की जगह t रख देते हैं तो इंटीग्रल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर a से लेकर b इंटीग्रेट करो, a से लेकर b इंटीग्रेट करो। जैसे आपने कहा कि एक इंटीग्रल है 0 से π/2 sin x dx। अब ये बराबर है 0 से π/2 sin x की जगह sin t और dx की जगह dt। मतलब x को सीधा सीधा t रख दिया। क्या किया गया, x को सीधा सीधा t रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है क्या? सेकेंड केस, ये जरूरी प्रॉपर्टी है, यहां ध्यान देना। अगर आप a से लेकर b किसी फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हो, a क्या है, लोअर लिमिट, b क्या है, अपर लिमिट। इस केस में अगर आपका मन किया कि यार मैं हमेशा a को लोअर लिमिट कहता हूं, अब a को प्रमोशन दिया जाए, a को बना दिया जाए अपर लिमिट और b को बना दिया जाए लोअर लिमिट, अब क्या होगा? तो ये कहेगा ऐसा आप नहीं कर सकते जब तक आप एक आगे नेगेटिव साइन नहीं लगाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 2 sin x dx बराबर -2 से 1 sin x dx। वाओ, अब अगर क्या हो a और b दोनों बराबर हो जाए
अगर a और b दोनों बराबर हो जाते हैं तो यहां a और b दोनों को बराबर रखो, तो a से लेकर a का इंटीग्रेशन माइनस a से लेकर a का इंटीग्रेशन। अब इसका मतलब है कि एक नंबर खुद का नेगेटिव है। अगर a बराबर b हो जाता तो ये ऐसा होता a से लेकर a का इंटीग्रेशन बराबर माइनस a से लेकर a का इंटीग्रेशन। और आपको पता है ये एक इंटीग्रेशन जिसकी कोई वैल्यू है, कुछ भी रियल नंबर होगा, ये एक रियल नंबर है। एक रियल नंबर खुद के नेगेटिव कब हो सकता है? जब वो जीरो हो। ऐसा एक ही पराक्रमी नंबर है जो खुद के नेगेटिव होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपके सामने निकल कर आई। प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है भाई साहब कि अगर a से लेकर a का इंटीग्रेशन किया जाएगा, भले फंक्शन कुछ भी हो, आंसर इज ऑलवेज जीरो। बोलो फटाफट, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कमेंट करो यार। और दूसरा ये कि आपके जो दोस्त है ना जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, उनको लेकर आओ, उनको पढ़ाओ कि ऐसे पढ़ सकते हो। बहुत सारे लोग, मतलब जब मैं स्कूल में था ना, बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी। मैं कहानी क्या है, काम की चीज है वो। तब ये यूट्यूब तो था नहीं, ना डाउटनेट था, ना ऐसा दूसरा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था। तो जो आदमी अच्छा पढ़ता है ना, बाकी लोग क्लास में बोलते हैं यार तू मुझे वो चैप्टर पढ़ा दे, यार तू मुझे वो पढ़ा दे, यार तू मुझे वो करा दे, वो करा दे। आपके पास भी ऐसे लोग जरूर आते होंगे। तो अब उनके लिए समाधान है, भाई यूट्यूब पे वो लेक्चर है, जाके देख, खत्म, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं जो ज्यादा काम की है। चलिए, अब जैसे मान लो आपको बोला जाए कि आपको a से लेकर b तक का इंटीग्रेशन करना है। जैसे आपको कहा जाए कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, तो आपने कहा यार बड़ा लंबा सफर है, गाड़ी चलाते हुए जाएंगे, तो दिल्ली से भोपाल चलते हैं, एक दिन भोपाल रुकेंगे, भोपाल से मुंबई चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर a से लेकर b तक जाना है और a से लेकर b तक डायरेक्टली जाने में कोई प्रॉब्लम है, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, a से लेकर c fx dx, फिर c से b चले जाओ। अब यार ये c क्या है? c कोई भी रियल नंबर है। क्या c a और b के बीच में है? जरूरी नहीं है। c a और b के बाहर होगा तो भी ये सही होगा। सोचो ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना था, भोपाल रुक गए, दिल्ली और मुंबई के बीच में भोपाल आता है। अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना होता और आप चेन्नई पहुंच जाते, जो दिल्ली और मुंबई के बीच में है ही नहीं, तो आप दिल्ली से चेन्नई पहुंचे, चेन्नई से मुंबई पहुंचे, संभव है? तो वैसे ही है, सी चाहे ए और बी के बाहर है। जैसे मान लो अगर आप 1 से लेकर 3 तक का इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो आप 1 से लेकर 10 तक का और 10 से लेकर 3 तक का इंटीग्रेशन करोगे, ये भी सही है। या आप 1 से लेकर 2, 2 से लेकर 3 तक का करोगे। और ये प्रॉपर्टी तब काम में आती है जब ये जो इंटरवल दिया है ना a से लेकर b, तब हमें फंक्शन का नेचर पता ना हो कि ये आदमी है कैसा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला जाए 0 से लेकर 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। सवाल बड़ा प्यारा है, छोटा सा है, दिखने में कितना, x लिखा, x के आगे डब्बा लगा दिया, डब्बे को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और अगर ये डब्बा लग जाता है तो हमारी जिंदगी दुश्वार हो जाती है। क्यों? ये तो बड़ा समस्या वाली चीज है। तो अगर ये डिब्बा है, अब मैंने देखा कि ये जो डिब्बा है ये हर इंटीजर पर टूटता है। 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गोते खाता है बीच में। मतलब मुझे यह पता है कि 0 से लेकर 2 तक बीच में एक इंटीजर आता है जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने आप को बदलता है। तो मैंने इसे 2 पार्ट में तोड़ दिया, 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अब सोचो अगर कोई नंबर 0 और 1 के बीच में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आप को क्या बोलेगा? मैं तो 0। तो मतलब भले इन दोनों से इसका कोई वास्ता नहीं होता कभी कभी, लेकिन ये तो पता ना कि जो नंबर है वो 0 और 1 के बीच में रहेगा हमेशा। अब अगर नंबर 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा 0 होता है, और अगर नंबर 1 और 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 1 होता है। तो भाई साहब ये तो 0, क्यों? क्योंकि 0 का इंटीग्रेशन 0, 1 का इंटीग्रेशन होता है x,
इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ 1 और यहाँ 2 लिख दिया। जवाब क्या कि ये x जो है ना, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है ना, ध्यान रखना, इस x का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है। अब आपने यहाँ 2 रख दिया पहले, बाद में रख दिया 1, तो आंसर आया 1। ऑब्जेक्टिव सवालों में ऐसा सवाल आ सकता है, हो सकता है 0 से लेके 5 दे दे, 0 से लेके 10 होता तो क्या होता, होमवर्क है आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बड़े काम की प्रॉपर्टी, अगर आप a से लेकर b किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और आपको लगता है कि अगर यहां a से लेकर b नहीं होता और कुछ और होता या फंक्शन को मैं सिंपल कर पाता तो क्या होता, तो डेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा बोला जाता है, इस प्रॉपर्टी को किंग प्रॉपर्टी भी कहा जाता है, कि a से लेकर b तो आपने लिखा, पर अगर आप x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स भी कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्या कर देते, a प्लस बी माइनस एक्स कर देते। अब ये कब काम में आती है, मैं बताता हूं ये चीज कब काम में आती है। ये काम में आती है जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बातें करनी होती है। एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, मतलब और भी बहुत जगह काम में आ जाती है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए इंटीग्रेशन आई 0 से π/2 cos स्क्वायर x। अब यार इस सवाल में सबसे पहले तो जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको नहीं आता, हमें cos स्क्वायर को पावर वाले एंगल को मल्टीपल एंगल मतलब cos 2 थीटा में बदलना होगा। अब पहले इसे cos 2 थीटा में बदलो, फिर cos 2 थीटा में फॉर्मूला लगाओ, मतलब 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, आंसर मिलेगा 1/2। दूसरा तरीका किंग प्रॉपर्टी लगाना, देखो कैसे। आपने बोला कि अगर ये ऐसा होता है कि अगर a से लेकर b है fx dx, तो आपने कहा कि सर मैं x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स भी कर सकता हूं, तो a प्लस बी माइनस एक्स। अब यहां a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू π/2 है, तो अगर मैं इसे i कहता हूं तो 0 से π/2 cos स्क्वायर x बराबर 0 से π/2 cos स्क्वायर, जहां जहां x है वहां वहां 0 प्लस π/2 माइनस एक्स कर दिया जाए। अब आपको पता है 0 प्लस π/2 तो π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, और cos π/2 माइनस थीटा ऑलवेज साइन थीटा। तो यार ये जो आई है वो ऐसा बना 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज तो ऐसी बन गई है ना। अब यार ये वाला पहला एक्सप्रेशन मानो, ये वाला दूसरा मान लो, आपने दोनों को जोड़ दिया। अगर आप दोनों को जोड़ते हैं तो 2i तो इधर 0 से π/2, अच्छा 1/2 आंसर नहीं आएगा, π/2 π/4 आएगा। यहां पर मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साथ में dx। अब साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो होता है 1, तो जवाब में 2i बराबर 0 से π/2 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, तो 2i बराबर x 0 से π/2। अब π/2 यहां रखोगे तो π/2, 0 रखोगे तो 0, तो 2i बराबर π/2 या i बराबर π/4। ये cos 2 थीटा वाला से भी आ जाता, लेकिन बहुत सारे सवालों में ऐसा संभव नहीं होता। बहुत सारे सवाल है भाई साहब, बहुत सारे हैं। जैसे ये वाला सवाल है, यहां पर आप क्या करोगे, तो हमने वही प्रॉपर्टी लगा दी। हमने बोला कि अगर ये आई है, क्या आई है, 0 से π/2 साइन का x हमने कहा कि यार यहाँ π/2 दिख रहा है, यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स है, तो हम यही प्रॉपर्टी लगा देते हैं कि जहां जहां x है, x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स रख देते हैं।
मतलब जहां जहां x है, a की जगह 0, b की जगह π/2, तो π/2 माइनस एक्स रख दिया। तो ये जो i है वो क्या बना देखो, अगर आप x की जगह π/2 माइनस एक्स रखोगे तो रूट साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये तो बन जाएगा रूट कॉस एक्स। वैसे ही यहां पर भी रूट कॉस एक्स, और कॉस की जगह पर कॉस π/2 माइनस एक्स हुआ साइन एक्स। अब क्या करें, दोनों को जोड़ दिया जाए। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो देखो 2i बराबर 0 से π/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को सेम लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, रूट कॉस एक्स। और दोनों के न्यूमरेटर में ऊपर साइन एक्स है, दूसरे वाले में कॉस एक्स है, तो बस यही जुड़ जाएगा। और अगर अब आपको सवाल दिखा हो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ये कटेंगे। अगर ये कटेंगे तो क्या बचेंगे, कुछ नहीं बचेंगे, i बराबर या 2i बराबर। अच्छा ये 2i कहां से आया, इस i को इस i के साथ जोड़ा तो 2i, इसीलिए इधर भी इसको जोड़ा। 0 से π/2 और सिर्फ बचा dx। क्या बचा, dx बचा। तो यार ये तो सिंपल है, 2i बराबर π/2, dx का इंटीग्रेशन तो x होता है। x का इंटीग्रेशन में x की जगह पे पहले 0 रखो, पहले π/2 रखोगे, बाद में 0 रखोगे, डेफिनेट यही तो बोलता है। तो i बराबर π/4। अब ध्यान से सोचो यार, अपन ने जो सवाल किया उसका आंसर भी π/4, इसका आंसर भी π/4, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, दो इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम आ सकती है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए सर, तो आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल ऐसा है यार, कुछ नहीं करना, x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब इन दोनों को जोड़ दो तो a आएगा, a माइनस एक्स करोगे तो ऊपर बनेगा ऐसा कुछ, 0 to a, रूट के अंदर a माइनस एक्स, और यहां पर रूट के अंदर a माइनस एक्स और ये प्लस एक्स। अब इन दोनों को ऐड करके देखो, जो न्यूमरेटर में बनेगा वही डिनोमिनेटर में बनेगा, तो सिंपल सा 2i बराबर हो जाएगा फिर से 0 to a dx, और i की वैल्यू a/2 हो जाएगा ना। अरे इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे भी आप लोगों पे है यार कि आप लोग सवाल को सॉल्व बड़ी आसानी से कर दोगे। चलिए और प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पहली बार में समझ में भी नहीं आती, याद रख लो, सिंपल सी बात है। अगर 0 से 2a दिया जाए, अब ये 2a का मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया जाए 0 से पाई, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 से 2 टाइम्स π/2, तो a की वैल्यू π/2। अगर आपको दिया जाए 0 से π/2 तो 2 टाइम्स π/4। अगर ऐसा कोई इंटीग्रल है जहां आपको 2a की जगह a की जरूरत पड़ती तो आप इसे ऐसा लिख देते, fx dx प्लस 0 to a f के अंदर 2a माइनस एक्स dx। इसकी जरूरत बहुत ही कम जगहों पर पड़ती है और बोर्ड में बेसिकली बहुत कम जगहों पर पड़ती है। जहां पड़ती है वो सवाल स्पेसिफाई है, उन सवालों को आपको देख लेना है बस एक बार। डाउट आए तो बेशक डाउटनेट ऐप को सर्च करो, स्कैन मारो, सवाल का सॉल्यूशन देखो। एक इंपॉर्टेंट यहां प्रॉपर्टी आती है, और ये प्रॉपर्टी तब आती है जब -a से a इंटीग्रेशन करना होता है। अगर कोई फंक्शन, यहां दो तरह से आंसर दिया जा सकता है, इसका आंसर 0 भी आ सकता है और 2 टाइम्स 0 to a भी आ सकता है। अब आंसर 0 कब आ सकता है, ये देखो, आंसर 0 तब आ सकता है जब fx के अंदर -x रखने से ये -fx आ जाता है, और ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहा जाता है। क्या फंक्शन कहा जाता है, ऑड फंक्शन। और अगर fx के अंदर -x रखने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल दे देता हूं, ऑड फंक्शन मतलब sin x, sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। इवन फंक्शन cos x, cos माइनस थीटा cos थीटा। तो ऑड फंक्शन अगर -10 से लेकर 10 तक sin x का इंटीग्रेशन करोगे 0। चलिए, तो जैसे ये एक छोटा सा सवाल है, आपकी एनसीईआरटी का है, -1 to 1 sin raised to power 5
और उसके बाद cos रेस टू पावर 4। तो देखो यार -1 से 1 देख चेक कर लेते हैं, ये sin रेस टू पावर 5 है, cos रेस टू पावर 4 है। अब जैसे ही मैंने -a से a मतलब -1 से 1 देखा तो मैंने सबसे पहले इसके बारे में सोचा कि अगर ये fx है तो ये हुआ sin की पावर 5x cos की पावर 4x। मैं x की जगह -x रखता हूं तो sin की जगह अगर x की जगह -x रखा और cos में भी x की जगह -x रखा तो cos तो बोलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता माइनस साइन रखने से, जो करना है कर लो। साइन बोलेगा यार मुझे तो फर्क पड़ता है, माइनस साइन रखने से मैं एक माइनस साइन बाहर दूंगा। अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि मेरी पावर क्या है। अब साइन की पावर 5 है, अगर -1 को या माइनस साइन की पावर 5 होती है तो माइनस साइन बाहर रहता है, मतलब ये जिंदा है। और ये हुआ cos की पावर 4 क्योंकि cos x को नेगेटिव एंगल से फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो इसका नेगेटिव आ गया, मतलब कितना -fx। सो कैन आई से कि ये जो फंक्शन है वो एक ऑड फंक्शन है, और अगर ऑड फंक्शन है देन द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज 0। कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या इंटीग्रेट करने की जरूरत थी? नहीं थी। अच्छा, अगर इंटीग्रेशन करना पड़ जाता तो क्या करते? मान लो ये सवाल इनडेफिनेट का होता, -1 से 1 हटा देते तो यहां से एक sin x को चुराते, sin की पावर 4 को cos में कन्वर्ट करते और फिर cos x को t रखते, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता। क्या कर सकते थे? क्या करते? अगर सिर्फ ये इंटीग्रेशन रहता तो क्या करते? sin की पावर 5x cos की पावर 4x। तो मैं यही करता यार, इसे लिख देता sin की पावर 4x cos की पावर 4x और यहां sin x dx। sin की पावर 4 को लिख देता 1 माइनस cos की पावर 2 पूरे का स्क्वायर, क्योंकि sin स्क्वायर तो 1 माइनस cos स्क्वायर हो जाता, साथ में cos की पावर 4 और फिर sin x dx। अब आप cos x को t रख देते तो माइनस sin x dx dt हो जाता। तो इंटीग्रेशन बन जाता कुछ ऐसा, 1 माइनस टी स्क्वायर पूरे का स्क्वायर t की पावर 4 dt। इसको सिंपल करते और उसके बाद x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाते। ऐसा नहीं करना पड़ा क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डेफिनेट है और हमें पता है क्या करना है। चलिए सर, ओके, ये सवाल भी सिंपल है, खत्म है, कुछ नहीं है। जब आप यहां पर वही प्रॉपर्टी लगाओगे π/2 0 प्लस π/2 माइनस एक्स, मतलब जब x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स रखोगे, मतलब x की जगह 0 प्लस π/2 मतलब π/2 माइनस एक्स रखोगे तो साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स, कॉस π/2 माइनस एक्स साइन एक्स, डिनोमिनेटर में cos x इंटू साइन एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये ऊपर वाले न्यूमरेटर एक दूसरे के नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब जो इंटीग्रल है वो सेम है लेकिन एक दूसरे का नेगेटिव है, तो आंसर इज 0। जैसे अगर आप इसे i बोलते हो तो एक i जो आएगा वो ऐसा आएगा, 0 से π/2 हर x की जगह π/2 माइनस एक्स रख दो तो ये कितना हुआ cos x माइनस साइन एक्स और 1 प्लस cos x साइन एक्स। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड करके देख लो, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर में cos cos से गया, साइन साइन से गया, न्यूमरेटर 0। अगर किसी फ्रैक्शन का, किसी रैशनल फंक्शन का न्यूमरेटर 0 हो जाता है तो सब कहानी 0। कुछ बचा? नहीं बचा। कोई समस्या? नहीं समस्या। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यार छोटा सा एक आप लोगों को अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि जो भी डाउटनेट का आप कोर्स खरीद रहे हैं या खरीदने का सोच रहे हैं, तो डाउटनेट ने 9वीं से 12वीं या जेई नीट के जितने भी क्लासेस हैं उन सभी पर 50% ऑफ दिया हुआ है नए साल के उपलक्ष्य में। 2022 ही है और NY50 कोड लगाकर आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। अब यार हमें कोर्स की जरूरत क्यों है? हम तो वैसे ही पढ़ रहे हैं, आप पढ़ा भी रहे हो यूट्यूब पे बहुत अच्छा सा, हमें मजा भी आ रहा है। तो देखो एक तो होता है कंसिस्टेंसी और एक होता है एक्सीलेंसी। भले ही आप कितने एक्सीलेंस हो या कितने एक्सीलेंट हो, जब तक कंसिस्टेंसी नहीं है उस एक्सीलेंसी का कोई मतलब नहीं है। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आप क्लास करते हो, क्लास के बाद सवाल सॉल्व करते हो, होमवर्क सॉल्व करते हो, उसको सबमिट करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, अलग अलग टीचर से मिलते हो, अलग अलग टीचर से डाउट पूछते हो,
डाउट सॉल्विंग होती है, फिर क्लास होती है, दिक्कत होती है, परेशानियां सॉल्व होती है। तो हर क्लास में ये संभव हम लोग नहीं कर पाते, मतलब बेसिकली फ्री क्लासेस में संभव ही नहीं है, अपन देखते हैं टाइम ही कम मिलता है, तो यहाँ पर ये संभव होता है। तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। जिन लोगों को अभी भी नींद खुली है, और यकीन मानिए हर बच्चे की नींद अभी खुलती है 12वीं बोर्ड को लेकर, जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नाउ दे आर स्टार्ट थिंकिंग अबाउट 12th बोर्ड, एंड जो बच्चे 12वीं की तैयारी करना चाहते थे शुरू से, वो नहीं कर पाए क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिला दिसंबर जनवरी तक, तो अब करो क्योंकि 2 महीने पर एग्जाम सर पे खड़ी है। चलिए सर, तो यार कुछ सवाल हैं जो मैं आपको होमवर्क में देता हूं, अपन इनको क्विज में कर सकते थे, बट समय थोड़ा सा कम है और हमें बहुत सारी चीजें और भी देखनी है। तो चलिए फटाफट 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, आप लोग इस सवाल को सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका जवाब क्या आएगा। आप 10x को t मान लो यार सीधा सीधा, तो sec स्क्वायर t dt sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t⁻6 0 से 1 तक का इंटीग्रेशन। 0 से 1 क्यों? क्योंकि जब 10x आपने t रखा तो ये 0 हो जाएगा और ये π/4 पर t की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये सवाल बड़ा प्यारा है, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। वैसे ये सवाल भी है, आप यहाँ पर इसका आंसर तो सिंपल सा लिख सकते हैं। अगर 1 से लेकर √3 के बारे में बात करता हूं, यहाँ dx है और यहाँ 1 + √3 है, या 1 + x² है बेसिकली। तो अगर यहाँ पर 1 + x² है तो x² का इंटीग्रेशन तो tan इनवर्स x होता है। कहां से? 1 से लेकर √3। तो आंसर आया tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स √3 मतलब π/3, tan इनवर्स 1 मतलब π/4। तो आंसर आया π/12। करेक्ट है। डेफिनेट में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सिंपल सा सवाल है कि अगर fx -1 से 1 उसका इंटीग्रेशन 0 है, मतलब fx एक ऑड फंक्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए यार, ऐसे सवाल बहुत सारे हैं जो आपको ट्राई करने हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो लेक्चर के अंदर यार। कल अपन मिलेंगे, मेंटे क्विज करेंगे। मेंटे क्विज मतलब अपन बात करेंगे सवालों की। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, 1 मिनट का टाइम दूंगा, आपको सॉल्व करना है। तो लगातार लेक्चर में बने रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जब भी क्विज होगी, क्लास होगी, आपको पता चल जाएगा। और दूसरा, अपने जो दोस्त हैं उनको भी बताओ कि भीष्म सर भी पढ़ा रहे हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री की क्लासेस भी हो रही है, बायो की क्लासेस भी हो रही है, इंग्लिश की क्लासेस भी हो रही है, मैथ्स की तो मैं कर ही रहा हूँ क्लास यार। और क्या चाहिए आपको? कितने अच्छे दिन चाहिए? तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए डाउटनेट के साथ। धन्यवाद।